जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सभी सीटेट का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं हिंदी का 15 क्वेश्चन का, जो कि पेपर जुलाई में होना है। तो आप सभी प्रैक्टिस सेट हिंदी का मैं चालू कराता हूं। उम्मीद है आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही होंगी। आप सभी अधिक से अधिक मेरा सहयोग करें और लोगों को जोड़ते रहिए। हम चलते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले हमें कविता की पंक्तियों को पढ़ना है। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम उसका उपयुक्त विकल्प चुनकर उस विकल्प पर टिक करेंगे, यानी उस विकल्प का चयन करेंगे। तो अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित जिस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आप सभी भी इस कविता को एक या दो बार पढ़ लीजिएगा। तो कविताओं का अर्थ थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। एक बार में न समझ में आए, दो बार पढ़ लीजिएगा। फिर उसके जब क्वेश्चन हम हल करेंगे और जब चारों विकल्प को पढ़ेंगे, तब हम उस क्वेश्चन का अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, और चार विकल्पों को पढ़ने के बाद हमें अपने आंसर का चुनाव भी हम कर लेंगे। तब हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है कि कविता की पंक्तियों में यात्रा किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है, यानी यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है इन सारी पंक्तियों में। ऑप्शन ए कठिनाइयों की ओर, ऑप्शन बी सुखों की ओर, ऑप्शन सी अनिश्चितता की ओर, ऑप्शन डी साहस की ओर। हम सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया है और कविता को भी पढ़ लिया है। तो यहाँ पर जोर किस पर दिया गया है, विशेषता कौन सी है? अनिश्चितता की ओर। हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, अनिश्चितता की ओर। आप सभी गद्यांश, इस बार तो ऑफलाइन पेपर होगा, तो आप जो पद्यांश होगा या गद्यांश होगा उसको एक या दो बार पढ़ने के बाद पेज पलट लीजिएगा, तब आपको मिल जाएगा आंसर। वैसे तो आप सभी को ऑप्शन में ही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? तो कविता में सुमन और कंटक का अर्थ क्या निकाला गया है और इसका प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए फूल और कांटे, ऑप्शन बी बाग और वन, ऑप्शन सी सुख और दुख, ऑप्शन डी प्रिय और अप्रिय। तो इस कविता को पढ़ने के बाद और इन विकल्पों को पढ़ने के बाद हमारा ऑप्शन जो सही होगा वह क्या होगा? सुख और दुख, यानी जो सुमन और कंटक का भाव है वह सुख और दुख का भाव प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? हमारा ऑप्शन क्या है? हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर न डरने की, सी ऑप्शन है गहरी नदियों से न डरने की, ऑप्शन डी है हर स्थिति में आगे बढ़ने की। तो यहाँ पर जो हमारा उपयुक्त आंसर होगा वह क्या होगा? हर स्थिति में आगे बढ़ने की। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इस जीवन यात्रा में ऑप्शन क्या है? कुछ भी निश्चित नहीं है, बी सब कुछ निश्चित है, ऑप्शन डी सब और मुश्किलें हैं, ऑप्शन डी सब और सुख है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा क्या है? कुछ भी निश्चित नहीं है, यानी सब कुछ अनिश्चित ही है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द क्या है, यानी पर्यायवाची पूछा गया है। ऑप्शन ए तटनी, ऑप्शन बी जयमाला, ऑप्शन सी नद, ऑप्शन डी प्रवाह। तो जो सरस का पर्यायवाची शब्द है, क्या पूछा गया है, सरित का समानार्थी शब्द नहीं है। तो जो सरित का समानार्थी शब्द है वह कौन कौन से हैं? शरद के प्रवाह जो है वह सरित का पर्यायवाची नहीं है, यानी समानार्थी नहीं है। सरित के समानार्थी तटनी भी होता है, नद भी होता है और जयमाला भी होता है। तो जो नहीं होता है वह हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा वह ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? ऑप्शन है ते, ऑप्शन बी ती, ऑप्शन सी ती, ऑप्शन डी ता। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा, यानी प्रत्यय पूछा गया है कि कौन सा प्रत्यय आएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा। और जो फिर शब्द बनेगा वह बनेगा अनिश्चितता। कौन सा शब्द बनेगा? अनिश्चितता, यानी जो शब्द हमारा बन जाएगा वह बनेगा अनिश्चितता, यानी ता प्रत्यय लगाने के बाद। आगे देखते हैं। आगे हमें क्या है कि गद्यांश आया हुआ है और इस गद्यांश को हम सभी पहले पढ़ेंगे, फिर इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के माध्यम से उपयुक्त विकल्प का चयन करेंगे। तो चलिए आप सभी भी गद्यांश को पढ़ते रहिएगा और हम भी पढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाए, ये उनका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदियां करने लगे, रचने लगे, यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता को लगता है ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं। आगे है, बल्कि जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोज़मर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है इस सब के लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारी समाज और हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगहें थी वे जगहें लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही गीत कविताओं और गुनगुनाते रह सकने के लिए याद करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे। इस सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगहें थीं। खेलने कूदने और मस्ती के दौरान ही उनके बीच का स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थी, ज़बान पर चढ़ जाती थी और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। उम्मीद है आप सभी ने भी गद्यांश को पढ़ लिया होगा।
आगे चलते हैं हम इस गद्यांश के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी ओर। तो क्वेश्चन क्या है कि गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है क्योंकि इससे बच्चे ऑप्शन ए पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे, केवल आनंद में खोए रहेंगे, केवल कविता ही पढ़ते रहेंगे। तो हमारा जो गद्यांश को पढ़ने के बाद उपयुक्त विकल्प का जो चयन करेंगे वह हमारा क्या होगा, माता पिता द्वारा लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे, इस चीज़ का उन्हें क्या होता है, डर रहता है। तो हमारा जो आंसर सही होगा वह होगा ऑप्शन बी, आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि, क्या लगता है, गद्यांश में बताया गया था ऑप्शन ए स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है, इसमें परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, यह सीखना बहुत ही कठिन काम है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सही होगा क्या है, वह ऑप्शन ए सही है क्योंकि गद्यांश में भी बोला गया है यह स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। तो हमें क्या चुनना है, हमारा क्या पूछा गया है क्वेश्चन, कथन सही नहीं है, जो सही नहीं है उसे चुनना है, ना कि जो सही है। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वह क्या है, समाज में इसकी व्यापक सहमति नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा, यानी जो हमारा आंसर सही होगा वह ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है, ऑप्शन ए बाधक के रूप में, ऑप्शन बी साधक के रूप में, ऑप्शन डी सी सहयोगी के रूप में और डी संपूरक के रूप में। तो यहाँ पर क्या है, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है, जो हमारा आंसर सही होगा वह होगा बाधक के रूप में देखती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, वह विकल्प को हमें चयन करना है। स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। तो क्या सही नहीं है हमें चुनना है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा कि इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। जो सही नहीं है उसे चुनना था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है। सभी ने गद्यांश पढ़ा है और गद्यांश में बताया गया है स्वयं, बच्चे, स्कूल, शिक्षा अधिकारी, माता पिता। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वह होगा माता पिता। माता पिता ही तय करते हैं लक्ष्य कि बच्चे को कहाँ तक जाना है, क्या करना है। अगला क्वेश्चन है कि कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है, यानी इन सब में कौन सी क्रिया है, आकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर क्या है, सुनी सुनाई जाएं, कविताएं सुनी सुनाई जाएं। जब हम क्वेश्चन करेंगे क्या सुनी सुनाई जाएं, तो क्या यहाँ आएगा कविताएं सुनी सुनाई जाएं। तो यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी सकर्मक क्रिया यहाँ पर है। कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांस्कृतिक में प्रत्यय है, यानी यहाँ पर प्रत्यय बताना है। देखो प्रत्यय पूछता है, समास पूछता है, तो अगर आपको क्लासेस करनी हो तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ से आप समास भी पढ़ सकते हैं, प्रत्यय भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको पढ़ना हो वहाँ से आप जाके प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है, सांस्कृतिक में प्रत्यय कौन सा है, तिक,
इक, कृतिक और का। तो यहाँ पर जो प्रत्यय है, यहाँ पर क्या प्रत्यय आया है? इक प्रत्यय है। सांस्कृतिक यानी इक आ रहा है, तो यहाँ पर सांस्कृतिक यानी इक प्रत्यय हमारा सही है। लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? मंजूर। मंजूर का समानार्थी शब्द है। मंजूर का समानार्थी शब्द है पसंद, स्वीकार, प्रस्ताव, अच्छा। तो यहाँ पर जो समानार्थी है मंजूर का, वह समानार्थी क्या है? स्वीकार, यानी स्वीकार करना। हाँ, हमें मंजूर है। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बस आप सबसे एक ही उम्मीद है कि आप सभी अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को अपने राही आदि परिवार में जोड़ने की कोशिश करें। आप सभी एक एक दो दो लोगों को भी अगर जोड़ते रहेंगे तो हम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। हमारा अपना राही आदि परिवार जो है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। आप सभी क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि जो लाइक होता है वह हमारा उत्साह होता है कि आप सभी को मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही, यानी मेरे द्वारा क्लासेस कराई जो जा रही हैं वो आप सभी को पसंद आ रही हैं। अब यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।